अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। जून के आखिरी दिनों शुरू हो चुके हैं, 15 दिन तो गुजर गए। आज 16 तारीख है। 9 मई में इमरान खान के भी ज़मानतों की केस की समाअत में वहाँ मौजूद था और सारे तकरीबन मैंने देखे। यानी इस प्रोसिक्यूशन के पास दलाइल तो कुछ नहीं है, लेकिन प्रोसिक्यूशन का केस का सत्यानाश ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन इमरान खान अभी भी भुगत रहा है। यानी यही हमारे यहाँ नाइंसाफ़ी है जो निज़ाम की है, उस पर बात करेंगे। और 9 मई में जो पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से जो मामलात हैं, उसमें जो 3 सफ़ों का फ़ैसला आज पड़ा भी वहाँ अदालत के अंदर, ज़रा उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। मखसूस नशिस्त में सुप्रीम कोर्ट का नुक्ता नज़र वाज़ी आ गया। जजेज़ ट्रांसफ़र केस में एडवोकेट जनरल पंजाब की सर्जिश कह सकते हैं, अब यही कह सकते हैं। और मेजर रिटायर्ड एजाज़ अहमद ख़ान की बतौर जूनियर एक्सपर्ट नैब तैनाती को आज चैलेंज किया था। यानी यहाँ जो मर्ज़ी है और अदालती निज़ाम सारा आपके सामने रखना है। इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से तौहीन अदालत की केस की समाअत नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट अभी अपनी मर्ज़ी से स्टाइल से चीज़ों को लेके जाना चाहती है। मखसूस चीज़ों का केस की समाअत जब आज हुई और दौरान समाअत जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने बताया कि जस्टिस सईद मंसूर ने फैसले में कहा हालात ऐसे थे कि इमरान को सिंधी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना पड़ा, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखिल बोले क्या उम्मीदवारों ने खुद इन हालात का तज़किरा किया जिसकी वजह से उन्हें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना पड़ा? क्या किसी उम्मीदवार ने कहा कि मैं मजबूर था, कोई बहाना तो नहीं बनाया होगा ना? जनाब, वैसे मैं फैसल सिद्दीकी से जाने से पहले बनता नहीं है ये बातें, सुप्रीम कोर्ट को ये सवाल उठाना। आप कोई मुश्किल दे रहा है? आज वीडियो ऑडियो एक एक चीज़ रिकॉर्ड का हिस्सा बुला लें आपको, यानी उसमें कहने की क्या ज़रूरत है? आप बतौर एविडेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह कागजात नामजदगी हुए, प्रपोजर सेकेंडर के साथ हुआ, किस तरह सिंबल लिया गया, किस तरह बाकी मामलात हुए, किस तरह लोगों की पकड़ दकड़ हुई, ये सारा कुछ तो रिकॉर्ड में अवेलेबल है। मैं रिकॉर्ड से हट के कोई बात नहीं करना चाहता। यानी ये बातें सारी जो है ना, ये बड़ी वजाहत के साथ सामने आनी चाहिए और आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या है हालात। जी बिल्कुल, बड़ी वजाहत के साथ आपके सामने रखता हूँ। और इस पर बहरहाल फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा, बोले अक्सरियत फैसले में कहा गया ये नुकता अहम नहीं, किसी फरीक ने खुद अदालत से रजू किया या नहीं। फैसल सिद्दीकी का कहना था कि मखसूस जिसने मेम्बरान के तनाज़ुर से मिल जाती हैं, पर आज़ाद उम्मीदवार की बड़ी तादाद की वजह से तनाज़ा बना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद उम्मीदवार मुकम्मल इंसाफ का तकाजा किया। जस्टिस मोहम्मद अली मदनी मखसूस शिस्तों में अक्सरी फैसले के ज़रिए अब नज़रसानी केस में सुन्नी इत्तेहाद के कौंसिल के फरीक बनने पर सवाल उठा रहे हैं। और बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बतौर फरीक नोटिस जारी कर रखा था। शायद लगता है अपना फ़ैसला भूल गए या हालात और वाक़यात आप क्या कह सकते हैं, नॉर्मलिटी से आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर जूरिस्प्रूडेंस बदल रही है, हाई कोर्टों में भी और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हालात वाज़ेह है। आइनी बेंचेस जब से बने हैं, यहाँ जूरिस्प्रूडेंस हम नई इवॉल्व होती देख रहे हैं। जो पाकिस्तानी तारीख थी, बड़े बड़े जजेस थे जो स्टॉलवर्ट थे, जिन्होंने ऐसे ऐसे बेहतरीन फ़ैसले किए, उनकी रूहें भी तड़प रही होंगी कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, नई जूरिस्प्रूडेंस को, नई तशरीहात को, नई तौज़ीहात को। लेकिन ये सारा कुछ हो रहा है। इस्तदार दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने इमरान खान के पॉलीग्राफिक और फोटोग्राफिक टेस्ट से मुतल्लिक प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर 3 सफ़ा पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि इमरान खान को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मुकम्मल और मुनसफ़ाना मौक़े दिए गए ताकि उनकी ज़िद्द और मुसलसल इनकार के बावजूद नतीजा हासिल ना हो गया। अब यहाँ अदालत से पूछें वो क्या कह रहे हैं। आगे सही रिपोर्ट किया उन्होंने आपको? इमरान खान साहब कहते थे कि जनाब मेरे वकला के सामने आप करें, कल आप बदल लेंगे, तब्दील कर लेंगे, ये सारी बातें बताई। अदालत के सामने तो ये बातें रखी नहीं। बहरहाल इसकी अहमियत कोई नहीं है। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी ज़मानत के केसों में हुआ, वहाँ आपके सामने रखे फैसले में कहा गया अदालत को यह महसूस होता है कि इमरान खान इन टेस्टों से इनकार करके ट्रायल से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत ने इमरान खान को टेस्ट करवाने के लिए 2 मौके फराहम किए, लेकिन दोनों मरतबा उन्होंने इनकार किया। इस वहाँ पर अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि अब तीसरा मौका फराहम नहीं किया जाएगा, क्योंकि अदालत को इस हवाले से कोई मुस्बत नतीजा लगने की उम्मीद नहीं है। जस्टिस मंजर अली गिल ने फैसले मज़ीद कहा कि अगरचे मुलज़म की इस बात से इतफ़ाक़ है कि अदालत किसी को ज़बरदस्ती टेस्ट कराने पर मजबूर नहीं कर सकती, लेकिन मुलज़म का मुसलसल इनकार तफ्तीशी अमले में रुकावट है। और अदालत ने हिदायत की तफ्तीश से इन मामले में तफ्तीश को तकनीकी बुनियाद पर मुकम्मल करें। इस चीज़ का इमरान पर गुस्सा निकाला जाए कि इमरान खान ने हाँ मैं हाँ क्यों नहीं मिलाई और उसकी आइन में गुंजाइश नहीं।
जज साहब ने अपने फैसले में खुद ही बता दिया कि अदालत मजबूर नहीं करवा सकती। और यहाँ इन्वेस्टिगेशन के स्टाइल के ऊपर कितने अरसे बाद आप पहले खामोश बैठे रहे, आपको पहले नहीं पता था, लेकिन आज यहाँ जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त आपके सामने रखना है पॉइंट। मैंने नौमी में अपने अलीमा बहन, नौरीन बहन और उज़मा खान साहिबा तीनों यहाँ पर अदालत के अंदर मौजूद थी। सीटें मेरे एसोसिएट बैठे थे, वो सीटें हमने प्रोवाइड की कि आप बैठे। हमारे वकला कई नाराज़ होते हैं कि आपने देखें औरतें थी और वैसे भी वो ताज़ीम के लायक थी, तो आज सीटें खाली करके फिर हम खड़े रहे और पूरी बहस की ज़मानत के सारे मामलात में। लेकिन प्रोसिक्यूशन लटकाना चाहती है। उन्होंने हर केस के लिए 8 में से कम बेश 4 सेट बनेगा और 4 प्रोसिक्यूटर, यानी एक मेन प्रोसिक्यूटर है और बाकी 4 प्रोसिक्यूटर, तो हर कोई अपनी नई कहानी, तोता मैना की कहानी वो सुना के इसको डिले करना चाहते हैं। नज़र यही आ रहा है कि किस तरह से ये जुलाई और अगस्त में ले जाए, जुलाई में ले जाएँ। अगर जुलाई में लेकर गए तो ज़मानत बाद गिरफ्तारी सुनी नहीं जा सकेगी, ना जुलाई और अगस्त के अंदर, तो मामला सितंबर की तरफ चला जाएगा। मैंने सलमान सफदर को कहा था, मैंने बढ़ के रिक्वेस्ट भी की कि ये बात बड़ी कोर्ट के सामने रखनी है ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए। 9 मई के पूरा इमरान खान साहब के हवाले से तारीख बताई गई कि इमरान खान साहब का तो पता ही नहीं था, और वो जिस तरह ज़मानत करवाने गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब के हवाले से, वहाँ उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया नैब ने, कोई था। और अदालत के सामने जबकि उन्होंने कहा जी पहले बायोमेट्रिक करवा के आए, तो बायोमेट्रिक करवाने गए और वहाँ धावा बोल दिया गया। और इसमें फिर वो मुख्तलिफ जो क्रिमिनल कंस्पिरेसी के हवाले से बताते हैं कि जनाब हमें इस साजिश का अंदाज़ा था। वो मुख्तलिफ लोग जो कई ऐसे थे जो वहाँ बेस बदल कर आए थे, मुख्तलिफ जगहों के हवाले से। वहाँ सितंबर की जिक्र आया कि सितंबर में उन्होंने बयानात रिकॉर्ड कराए कि जो कंस्पिरेसी थी, एक जगह ये कहा कि और बताया यही गया कि 7 मई को 9 मई को ये मुख्तलिफ जो सुना गया, इमरान खान सब लोगों के सामने बैठकर ये हदायत जारी की कि तोड़ फोड़ करनी है, मैं अगर गिरफ़्तार हो जाऊं। अब ये सारी बातें, इस पर एक बड़ा अहम नुक्ता ये है, तो फिर रोका क्यों नहीं गया? ये कल इनके गले पड़नी है। और इसके अब कि अगर थे भी तो ये FIR में क्यों नहीं जिक्र है? FIR में तस्करा कर सकते, आपको इतना वक्त मौजूद था, जब FIR दर्ज कराई आप उसके अंदर और बेहतर कर सकते थे। ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी का तो एलिमेंट बाद में डाला गया और वो इसको शायद इम्प्रूव ना कर सके, तो बड़ा मुश्किल है। आज ओवरऑल कोई ऐसा नहीं था हालात और वाक़े। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक बाजवा साहब इस सारे मामले को सुन रहे थे। मैं उस केस पे भी एक और केस में पेश हुआ था, वो तफसीलात आपके सामने मैं रखता हूँ। तो इसमें कुछ नहीं है बताया, अक्सर लोगों की ज़मानतें हो चुकी हैं। इमरान खान साहब की ज़मानतें, ज़मानत कवरज गिरफ़्तारी और ज़मानत बाद गिरफ़्तारी बहुत से केसों में कन्फर्म हो चुकी हैं। तो लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी सामने आता है। फिर उनमें से बहुत से लोगों की ज़मानतें जो मौके पर मौजूद थे, इमरान खान तो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। जजेस ट्रांसफ़र केस में एडवोकेट जनरल पंजाब ने मुतफरक दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस सलाउद्दीन पवन ने कहा कि एडवोकेट जनरल ने कोई दरख्वास्त दायर की है। अमजद परवेज़ ने कहा कि मैंने 1947 से 1976 तक जजेस ट्रांसफ़र की मुकम्मल तारीख पेश की है। हम इस केस में फ़रीक नहीं थे। 27A का नोटिस हुआ था। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा यह नोटिस फ़रीक बनने के लिए होता है, आपको अटॉर्नी जनरल को दलाइल देने चाहिए थे। आपको नहीं पता 27A का नोटिस कितना अहम होता है। अदालत ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ने कमेंट जमा करवाए, तो क्या आप मरकज़ी फ़रीक हैं? जस्टिस सलाउद्दीन पवन ने कहा कि हम बैरिस्टर सलाउद्दीन का दलाल ख़त्म होंगे तो आपके सुनेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अदालती फ़ैसले मौजूद हैं कि सीनियरिटी तकर्र के दिन से शुरुआत होगी। जज हाई कोर्ट में तबादला पर आ गया तो उसकी पहली सीनियरिटी का क्या होगा? जस्टिस सलाउद्दीन पवन ने कहा कि देखना होगा कि सदर को अपना इख्तियार आज़ाद देना इस्तेमाल करना होगा। अगर वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर अमल करता है तो क्या सदर को अपना ज़हन अप्लाई करना है? काजी फ़ाइसा केस में डिक्लेयर किया गया सदर को अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा क्या इस असूल पर जुडिशल काउंसिल की सिफारिश पर भी सदर अपना ज़हन अप्लाई करेगा? अदालत का जुडिशल काउंसिल किसी जज की बरतरफी की सिफारिश करे तो सदर अपना ज़हन अप्लाई करेगा। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि सियासी हुकूमत की एडवाइस पर सदर को ज़हन अप्लाई करना होगा। जुडिशल काउंसिल जज बरतरफी की सिफारिश करे तो सदर को इस पर अमल दरामद करना होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जज तबादला पर रजामंद ना हुआ तो सारा अमल वहीं ख़त्म हो जाएगा। अदालत ने कहा कि जज रजामंदी दे दें, चीफ जस्टिस से इनकार कर दे तब भी तबादला नहीं होगा। जिस हाई कोर्ट जाना है वहाँ का चीफ जस्टिस इनकार कर दे तब भी तबादला नहीं होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान तबादला ना चाहें तब भी तबादला नहीं होगा। अदालत में सारी बात सदर के इख्तियार पर हो रही है। सदर के इख्तियार के पहले बार किसी ने बात नहीं की। आइन में लिखी हर लाइन का मतलब होता है। जुडिशल कमीशन की नामजदगी की पर क्या सदर इनकार कर सकता है? अदालत ने जजेस ट्रांसफ़र केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की मुलाकातों केस की समाअत हुई। 24 मार्च के लार्जर बेंच के फैसले पर अमल न होने पर दरख्वास्त दायर की गई।
दरख्वास्त में सदा की गई कि जज के जेल सुप्रीडेंट अदालती के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहा, तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा पहले ये तय कर लें कि ये बेंच केस सुन सकता है या नहीं। अदालत ने कहा पहले लार्जर बेंच ने केस सुना, अब सिंगल बेंच के सामने लग गया है और इस पर अदालत ने कहा उस पर मुनासिब ऑर्डर पास करेंगे। अब बड़ा एक अहम मामला था। मेजर रिटायर्ड हैं एक एजाज़ अहमद ख़ान, जिनकी बतौर जूनियर एक्सपर्ट तैनाती को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अमजद अजीज़ की तरफ से चैलेंज किया, उनसे कोई कारोबारी रफाकत चली आ रही थी पुराने दौर की, उनके वालिद साहब के दौर की। तो वो ज़मीन को लेना देना वो बड़ी लंबी कहानी है, उसमें मैं तफसीलात फिर किसी वक्त बताऊँगा। मकसद बड़ा वाज़ेह था कि वो कभी एंटी करप्शन के महकमे में, कभी फौजदारी इजराम, कभी अपना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, तो वो नैब के अंदर बकौल अमजद अजीज़ के ख़ास तौर पर ये तैनात। और वाकई उसके बाद नैब ने नोटिस जारी करना शुरू कर दी। और जूनियर एक 1948 की तारीख़ पैदाइश है और 77 साल उम्र है। नैब का कानून कहता है 55 साल रिटायरमेंट की डेट है और 60 साल मैक्सिमम। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में भी आते हैं तो 15 साल तक की रिलैक्सेशन दी जा सकती है, वो 70 साल बनती है फिर भी। तो 77 साल की तैनाती की गई है और चेयरमैन नैब और वगैरह सबको फरीक बनाया गया और हालात आपके सामने बताना ही मकसद ये है। और हुआ ये कि ये डिवीज़न बेंच से शहबाज अली तारिक बाजवा के सामने लग गया। मैंने कहा जनाब का इख्तियार नहीं है, ये डिवीज़न बेंच से केस सुन नहीं सकता। अब डिवीज़न के बेंच के सामने ये केस कैसे लगा है, पहले ज़रा मेरा इस पर एतराज़ात है कि इस पर बात आ जाए, ज़रा पता चल जाए कि क्या है, यानी कैसे डिवीज़न बेंच ये केस क्यों सुन सकता है। उस पर सारा मौक़िफ़ के पूरे नैब लॉ के तहत अपील अगर प्रोवाइडेड है तो वो दो जजेस ने सुनना है, बाकी सुन नहीं सकते। सिंगल जज का मैंने कहा आज तक तारीख पर मैंने नहीं देखा कि कोवरेंटो कभी डिवीज़न बेंच ने सुनी हो, तो कोई ना कोई वजह होगी, वो सिंगल से डीवी पे ट्रांसफ़र हुई होगी। ये सारी बातें अदालत साहब ने कहा इस पर आपको फ़ैसला कर दें, सिंगल जज ने सुनना है या डीवी ने सुनना है, उसके बाद फिर हम अदालत के सामने लेकर आएँगे। लेकिन नैब जिस तरह इख्तियारात इस्तेमाल कर रही है वो बड़े ही हैरान कुन है, बहुत ही हैरान कुन है। बड़ी तकलीफ दे बात है कि नैब के पास ये इख्तियार कहाँ से आ गया। चेयरमैन नैब के पास अपनी मर्ज़ी के बंदे तैनात करे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर लें, विक्टिमाइजेशन होना शुरू हो जाए। ईरान की एक और बड़ी फतह सामने आ गई। रात बम्बई के दौरान ईरानी मिसाइलों ने राफेल मिलिट्री कंपनी को भी निशाना बना छड़ा। राफेल वही तैयारे हैं जो इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए थे, मुँह की कहानी बड़ी थी। अमरीकी हुकाम ने CBS न्यूज़ को बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान के रहबर अली अतला ख़ुमैनी कत्ल करने के इसराइली मनसूबे को वीटो कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा था कि यह अच्छा ख्याल नहीं है। और ईरान के पीर के सुबह के किए गए मिसाइल हमलों में इसराइली मुतअद्दिद मकामात पर निशाना बनाया गया, 5 अफराद हलाक और 92 के करीब ज़ख्मी हुए। शाम के सदर अहमद शाह ने कि अवल दावा किया गया फ़लस्तीनी काज के साथ होने वाली सबसे बुरी चीज़ ये शख्स है, उसने शाम की ज़मीन इसराइल को दी, शाम के दिफाई निज़ाम को मसमार करने की इजाज़त दी, मुसल्लह मुज़ाहमत में अहम सप्लाई लाइनों को तबाह कर दिया और अमेरिका के शामी वसाइल की पेशकश की। बहुत जल्द एक्सपोज हो जाएगा ये सारी बातें। पेट्रोल पम्प गिरा दिए, ठीक है ना जी, और डीज़ल की कीमत 7 रुपये 95 पैसे, पेट्रोल की कीमत 4 रुपये 80 पैसे लीटर और डीज़ल की कीमत 262 रुपये वगैरह होगी। इसको हम चैलेंज कर रहा हूँ, कल इंशाल्लाह चैलेंज करूँगा, ठीक है ना जी। और वसीम मलिक के मुताबिक कायम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस डोगर की साजिश पकड़ी गई है, वो बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेज़ ट्रांसफ़र दरखास्तों के दौरान जस्टिस मुहसिन अख्तर के दीगर जजेज़ के वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन ने इंकशाफ किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी 2025 में रूल बनाए हैं। रूल हाई कोर्ट ने बनाना होते हैं और हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस तमाम जजेस शामिल होते हैं, मगर नए रूल्स का तो 5 दरख्वास्त जजेस को इल्म ही नहीं। आनी बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद ने ऑब्जर्वेशन दी कि 5 जजेस को पता ही नहीं, तो फिर ये रूल्स बने ही नहीं। रूल्स तो फुल कोर्ट मंजूर करती है। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने जवाब दिया कि इन रूल्स का तो गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।